चेहरे पर एक अजीब सी कशिश, होठों पर एक मासूम मुस्कुराहट। चंद्रेश ने उसकी तरफ देखा तो वह पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। चंद्रेश ने नज़रें घुमा ली, रस पिया, पैसे चुकाए और चली गई। अगले दिन चंद्रेश की भेंट फिर उसी दुकान पर उस युवक से हुई। आज वह सैनिक वेशभूषा में था। उसका व्यक्तित्व तो खूब खिला खिला सा लग रहा था। आज चंद्रेश उससे विमुख न रह सकी। उसने उसकी ओर देखा और उसने हेलो कह दिया। जवाब में चंद्रेश ने भी हेलो कह दिया। परिचय हुआ। उस युवक का नाम था राकेश कौशिक। वह 17वीं व्हीकल्स बटालियन पश्चिमी कमान दिल्ली कैंट में एक एजुकेशन हवलदार था। मुझे सेब की रस पीने की पुरानी लत है, राकेश कौशिक ने अपनी मासूमियत बिखेरते हुए कहा। और मुझे भी। तो हम लोगों की खूब कंपनी हुई, राकेश कौशिक बोला। चलने लगे तो आज राकेश ने ही चंद्रेश के गिलास के पैसे चुकाए। चंद्रेश चुप रही। एक आध अन्य औपचारिक बात के बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। इसी तरह राकेश कौशिक व चंद्रेश शर्मा की मुलाकातें रोज होने लगी और उसी फल की रस की दुकान पर वह मिलते रहे। चंद्रेश शर्मा राकेश कौशिक की सौजन्यता, विनम्रता और सद्व्यवहार से अत्यंत प्रभावित हुई। अब औपचारिकता ने अनौपचारिकता का रूप ले लिया। दोनों आपस में थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करने लगे। शीघ्र ही दोनों की दोस्ती सी हो गई। एक दिन जब दोनों सेब का रस पीकर मोहन सिंह प्लेस की सीढ़ियां से नीचे उतरे ही थे कि रिवोली सिनेमा के पास 2-3 युवकों ने चंद्रेश पर छीटाकसी कर दी। बस फिर क्या था, राकेश उनसे भिड़ गया और देखते ही देखने उसने उन युवकों की अच्छी ठोकाई कर दी। इस घटना से चंद्रेश बेहद प्रभावित हुई। उसे लगा कि राकेश एक निडर और बलिष्ठ युवक है, वह उसके लिए खतरों से भी भिड़ सकता है। ऐसी ही एक मीटिंग के दौरान राकेश ने डिंग हाकी कि उसकी हरियाणा के कई मंत्रियों से जान पहचान है। वह कई संसद सदस्यों को भी जानता है। उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। अब चंद्रेश ने राकेश के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। उसे लगा कि यह तो बड़े काम का आदमी है, इसका सही उपयोग किया जाना चाहिए। उधर उसने पक्का निश्चय कर ही लिया था कि हर कीमत पर उसे विद्या जैन को अपने रास्ते से हटाना है। चंद्रेश को यह काम बड़े जोखिम का लग रहा था। इतनी बड़ी मुहिम में उसे किसी विश्वास पात्र साथी की आवश्यकता थी। उसे लगा कि राकेश कौशिक उसकी सहायता कर सकता है और एक दिन उसने राकेश कौशिक के आगे अपना दिल खोल ही दिया। उसने राकेश को साफ बता दिया कि वह डॉक्टर जैन से विवाह करना चाहती है, पर इसमें रुकावट है विद्या जैन। बिना विद्या जैन को हटाए वह डॉक्टर जैन की पत्नी नहीं बन सकती। राकेश कौशिक चंद्रेश से अत्यंत प्रभावित था। जाने किस बात से प्रेरित होकर उसने चंद्रेश से कह दिया कि वह इस मिशन में उसके साथ रहेगा। जहाँ तक विद्या जैन को हटाने का सवाल है, यह काम तो मैं चुटकियाँ बजाता ही कर दूंगा, राकेश ने चंद्रेश को आश्वासन देते हुए कहा। चंद्रेश राकेश का सहारा पाकर आश्वस्त सी हुई। उसे लगा कि शायद अब वह अपने मिशन में सफल हो जाएगी। उद्देश्य की सफलता के लिए यह अति आवश्यक था कि राकेश कौशिक को डॉक्टर जैन से मिलवाया जाए, लेकिन उसका क्या कहकर परिचय दिया जाएगा। डॉक्टर जैन अंततः उसके प्रेमी थे, तो वह चंद्रेश के किसी अन्य मित्र को शायद सहन न कर पाए। कुछ ऐसा ही सोचकर चंद्रेश ने राकेश को अपना धर्म भाई बना लिया और इसी रूप में उसका परिचय भी डॉक्टर जैन से कराया गया। इस तरह विद्या जैन के विरुद्ध अब 2 षड्यंत्रकारी हो गए। एक थी चंद्रेश और दूसरा था राकेश कौशिक। जंतर मंतर के चक्कर, जीवट की होने के बावजूद चंद्रेश मूलतः थी तो औरा थी, और महिलाएं आमतौर पर जादू टोने में काफ़ी आस्था रखती है। चंद्रेश भी इसका अपवाद नहीं थी। चंद्रेश ने सोचा शायद किसी प्रकार के जादू टोने से विद्या जैन का पत्ता कट जाए और उसे डॉक्टर जैन की पत्नी बनने में कोई अड़चन न रह जाए। यह ख्याल आते ही उसने किसी तंत्र मंत्र विशारद की तलाश शुरू कर दी। उसे किसी परिचित ने बताया कि जामा मस्जिद में एक पीर रहते हैं जो तलिस्मा बांटा करते हैं। उनके तलिस्मा इतना प्रभावी होता है कि गले में पहनने के कुछ दिनों बाद ही वह अपना काम पूरा कर लेता है और उसे धारण करने वाले व्यक्ति की मुराद पूरी हो जाती है। चंद्रेश उन दिनों हौज काजी में रहती थी। वह इलाका जामा मस्जिद के बिल्कुल पास है, अतः वह ढूंढती ढूंढती जामा मस्जिद की दरगाह शरीफ हरे भरे के पीर सैयद मोइनुद्दीन के पास जा पहुंची। पीर सैयद के पास पहले से ही काफ़ी लोग बैठे थे। चंद्रेश चुपचाप एक कोने में बैठ गई और अपने नंबर की प्रतीक्षा करने लगी। 2 घंटे बाद जब अन्य लोग चले गए तो उसने पीर सैयद से पूछा कि
जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करती हूँ, क्या मेरी शादी उससे हो सकेगी? पीर सैयद बोले, बेटी तुम अपने पूरे हालात मय तफसील के मुझे बता दो, मैं सोचूंगा। तुम कुछ दिनों बाद मुझसे मिलना। चंद्रेश उन्हें सब कुछ बताकर चली आई। कुछ दिन बाद चंद्रेश फिर पीर सैयद के पास पहुंची, मगर उस वक्त वह लोगों से बुरी तरह घिरे हुए थे, अतः दोनों में कोई बात ना हो सकी। चंद्रेश को जल्दी थी, वह चली गई। इसके बाद चंद्रेश पीर सैयद से नहीं मिली, जाने क्यों। कहते हैं कि उपर्युक्त भेंट के बाद चंद्रेश ने राकेश कौशिक से जब अपनी समस्या पर विचार विनिमय किया तो उसने कहा कि मैं मुजफ्फरपुर के एक ज्योतिष को जानता हूँ जो बहुत प्रसिद्ध है। हमें पहले तुम दोनों की जन्म कुंडलियाँ बनवानी चाहिए, फिर किसी जाने माने ज्योतिष से सलाह लेंगे। इसके कुछ दिन बाद ही चंद्रेश व राकेश कौशिक का हरिद्वार जाने का कार्यक्रम बन गया। राकेश ने मुजफ्फरनगर से होकर हरिद्वार जाने का निश्चय किया। चंद्रेश ने भी हाँ कर दी। यह बात 1970-71 के आसपास की है। नियत दिन वे दोनों मुजफ्फरनगर पहुँचे और वहाँ के प्रसिद्ध ज्योतिष श्री आनंदमणि से मिले। श्री आनंदमणि 33 वर्ष के तरुण थे। चंद्रेश ने आनंदमणि से राकेश कौशिक का परिचय अपने भाई के रूप में कराया। मैं आपके पास बहुत दूर से आई हूँ, चंद्रेश बोली। आप एक पुरुष व स्त्री की जन्म कुंडली बना दीजिए। आनंदमणि तैयार हो गए। उन्होंने दोनों व्यक्ति की जन्म तिथियों के बारे में पूछा। चंद्रेश ने पुरुष की जन्म तिथि बताई, सन 1977 वैशाख शुक्ला पक्ष तिथि 1 और वंश जैन वंश। महिला की जन्म तिथि थी विक्रम संवत 1996 भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी। महिला ने पिता का नाम लिखाया था श्री दीपचंद्र शर्मा। चंद्रेश शर्मा के पिता का नाम श्री दीपचंद्र शर्मा था। चंद्रेश ने जानबूझकर अपना व डॉक्टर जैन का नाम नहीं बताया। ज्योतिष आनंदमणि ने भी नाम जानने पर जोर नहीं दिया, क्योंकि जन्म कुंडलियाँ बनाने में केवल जन्म तिथियों की ही ज़रूरत होती है। लेकिन आप यह कुंडलियाँ कब ले जाएंगी? आनंदमणि ने पूछा। देखिए, इस वक्त हम लोग जल्दी में हैं, हरिद्वार जाना है, यहाँ फिर आना मुश्किल होगा। आप दिल्ली तो आते ही रहते हैं। ये कुंडलियाँ आप कनॉट प्लेस में मेजर्स कोठारी एंड एसोसिएट के यहाँ मुझे दे देना। चंद्रेश ने आनंदमणि से निवेदन किया। आनंदमणि ने हामी भर ली, क्योंकि उन्हें दक्षिणा काफ़ी अच्छी मिल चुकी थी। बाद में उन्होंने वे दोनों कुंडलियाँ नियत स्थान पर पहुँचा दी। कहते हैं कि इसके बाद भी चंद्रेश कई ज्योतिषियों, पीरों व सयानों के डेरों पर चक्कर काटती रही, लेकिन कहीं उसे संतुष्टि हासिल नहीं हुई और ना ही उसे अपने मिशन में सफलता मिली। विद्या जैन अभी तक डॉक्टर जैन की पत्नी बनी हुई उसकी छाती पर मूंग दल रही थी। जब डॉक्टर जैन श्रीमती विद्या जैन को साथ लेकर विदेश यात्रा पर चले गए तो चंद्रेश ने निश्चय किया कि अब कुछ न कुछ तो अवश्य करना ही चाहिए, अन्यथा देर होने से समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। विद्या जैन की भी ऐसी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है कि उसके मरने के आसार हो। 46 वर्ष की आयु कोई अधिक नहीं होती। साथ ही वह हट्टी कट्टी भी है, उसे कोई रोग भी नहीं, वह इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। विद्या जैन की स्वाभाविक मौत का इंतज़ार किया जा सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। चंद्रेश इतना लंबा इंतज़ार करने वाली स्त्री नहीं थी। उसे अपनी मंजिल शीघ्र हासिल करनी थी। चंद्रेश को एहसास था कि वह ज़्यादा दिनों तक अपने रूप सौंदर्य को संभाल कर नहीं रख सकेगी। वह क्या, कोई भी स्त्री नहीं रख सकती। अगर उसने विद्या जैन की मौत का इंतज़ार किया तो अब जब तक तो वह बूढ़ी हो जाएगी। फिर इस बात का क्या भरोसा डॉक्टर जैन उसे उस वक्त तक प्यार करते रहेंगे। भला बूढ़ी स्त्री से कोई पुरुष प्यार क्यों करे? यही सब सोचकर चंद्रेश ने तय किया कि अब जो भी कुछ करना है वह जल्दी ही करना है। उसने ठान लिया कि हर कीमत पर उसे डॉक्टर जैन की पत्नी बनना है और वह उसके लिए विद्या जैन को मार्ग से दूर करना है। डॉक्टर जैन विद्या जैन को तलाक देने को तैयार नहीं थे। विद्या जैन शीघ्र मरने वाली नहीं है। जादू टोनों से तो चंद्रेश विद्या जैन का कुछ बिगाड़ नहीं सकी, तो फिर आखिर रास्ता क्या है? अब एक ही रास्ता बच जाता है और वह है विद्या जैन का अस्तित्व मिटा देना। हत्या का ख्याल आते ही एक बार तो चंद्रेश काँप सी गई। उफ! मगर दूसरे ही क्षण उसे लगा कि इसके सिवा चारा ही क्या है। उसने जब कौशिक से अपना विचार प्रकट किया तो पहले वह भी चौंक पड़ा, मगर बाद में वह भी सहमत हो गया कि बिना विद्या जैन की हत्या के चंद्रेश डॉक्टर जैन की पत्नी नहीं बन सकती, और उसने चंद्रेश की और सहयोग का हाथ बढ़ा दिया। चंद्रेश और कौशिक दिन रात योजनाएं बनाते रहते कि किस ढंग से विद्या जैन की हत्या की जाए। अब यह एक बेहद रोमांचक स्थिति बन चुकी है कि दोनों चंद्रेश और कौशिक किस प्रकार से
विद्या जैन को अपने रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं। अब दोनों का दिमाग अपराध जगत की ओर बढ़ने लगा था। चंद्रेश का दिमाग इस दिशा में बहुत ज़्यादा आगे तो न चल सका, मगर कौशिक का दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि शायद इसी को कहते हैं। अतः उसने चंद्रेश को आश्वस्त कर दिया कि विद्या जैन की हत्या की योजना बनाने व उसे कार्यान्वित करने का काम वह बखूबी कर लेगा। इस तरह विद्या जैन हत्याकांड का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन बन गया था राकेश कौशिक। उसकी प्रेरक बनी चंद्रेश शर्मा। विद्या जैन की हत्या से कुछ दिन पहले चंद्रेश ने सोचा कि क्यों ना किसी ज्योतिष से सलाह मशविरा कर लिया जाए। क्या पता विद्या जैन की हत्या के बाद डॉक्टर जैन उससे शादी ना करें। इसीलिए वह आश्वस्त होना चाहती थी कि क्या विद्या जैन के बाद वह डॉक्टर जैन की पत्नी बन सकेगी। चंद्रेश ने किसी अच्छे ज्योतिष की तलाश शुरू कर दी। हौज काजी के फलों के रस के एक विक्रेता मोहन ने चंद्रेश को बताया कि रामाकृष्णपुरम में भगवान दास नामक एक प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते हैं। वह भूत भविष्य सभी बातें बता देते हैं। 28 नवंबर 1973 को चंद्रेश राकेश कौशिक को साथ लेकर ज्योतिषी भगवान दास के पास जा पहुंची। भगवान दास की उम्र 32 वर्ष की थी और सीबीआई में काम करते थे, मगर ज्योतिष उनकी हॉबी थी और उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। चंद्रेश ने एकांत में भगवान दास से बातचीत की। उन्होंने उसे बताया कि पति की मृत्यु के बाद उसके संबंध किसी अन्य व्यक्ति से थे, मगर कुछ दिनों बाद ये संबंध खत्म हो गए। आजकल उसके संबंध एक अन्य व्यक्ति से चल रहे हैं। आप कृपया यह बताएं कि क्या मेरा विवाह उस व्यक्ति से हो सकेगा। चंद्रेश ने अत्यंत कातर स्वर में भगवान दास से पूछा। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिससे तुम विवाह करना चाहती हो। ज्योतिष भगवान दास का प्रश्न था। उस व्यक्ति का नाम एन से शुरू होता है। चंद्रेश ने डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन का नाम छुपाने के उद्देश्य से कहा। अच्छा, यह बताओ कि एन किस नाम के लिए है। किसी नाम के लिए भी हो सकता है, जैसे कि नारायण, नथु, नरेंद्र आदि, या फिर और अन्य कोई नाम जिसकी राशि वृश्चिक होती है। चंद्रेश का उत्तर था, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिना जन्म कुंडली देखे मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, उस व्यक्ति की आयु क्या है। यही कोई 50-52 के बीच। क्या वह विवाहित है। ज्योतिष भगवान दास की जिज्ञासा थी। नहीं, वह विवाहित ही है। वह विवाहित ही है, चंद्रेश ने नजरें चुराते हुए कहा। यह सुनते ही भगवान दास जरा चौंक से गए। ज्योतिष उनकी हॉबी थी, व्यवसाय नहीं। अतः उन्होंने चंद्रेश से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तुम किसी का दाम्पत्य जीवन बर्बाद करने पर तुली हो, अतः मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। चंद्रेश यह सुनकर बिल्कुल हताश नहीं हुई। वह बड़े आत्मविश्वास से बोली, आप जन्म कुंडली देख लीजिए, आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा कि उस व्यक्ति की पत्नी इसी योग्य है कि उसे त्याग देना चाहिए। इस पर ज्योतिषी भगवान दास चुप रहे और चंद्रेश यह कहकर चली आई कि रविवार को वह जन्म कुंडली लेकर आएगी। नियत दिन चंद्रेश जन्म कुंडलियाँ लेकर ज्योतिषी भगवान दास के घर पहुंची। उस दिन उसके साथ राकेश कौशिक नहीं था। भगवान दास ने उसके बारे में पूछा तो चंद्रेश ने जवाब दिया, भाई साहब मुझे यहाँ तक छोड़ गए हैं, उन्हें कहीं कुछ काम था, अतः वह चले गए हैं। ज्योतिष भगवान दास ने जन्म कुंडलियाँ चंद्रेश से ले ली। एक सरसरी नज़र से उन्हें देखा और चंद्रेश से बोले, आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए, मैं इनका अध्ययन कर लेता हूँ। 15-20 दिनों के बाद आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, फिर चाहे जो प्रश्न पूछना। इस बीच अन्य लोग वहां आ गए थे, अतः चंद्रेश उठी और चली गई। उसे 15-20 दिनों बाद ज्योतिषी भगवान दास से कुछ पूछने का अवसर ही नहीं मिला। हत्या के चक्कर में 10,000 फूके। राकेश कौशिक ने विद्या जैन की हत्या करवाने की जिम्मेदारी तो अपने सर पर ले ली, मगर हत्या की बात करना और उसे कार्यान्वित करना अलग बात है। उसे महसूस होने लगा कि यह काम इतना आसान नहीं है जितना उसने समझ रखा था। उसकी डिंग मारने की आदत ने उसे फंसवा दिया था। चंद्रेश से वह इतना प्रभावित था कि एक बार हाँ कहकर पीछे नहीं हट सकता था। अपने से वायदे से मुकर के वह एक औरत के आगे अपनी कायरता नहीं दिखाना चाहता था। विद्या जैन की हत्या के षड्यंत्र में कौशिक का सक्रिय भाग लेना किसी और वजह से भी था। कहते हैं चंद्रेश ने कौशिक को अपनी गिरफ्त में बुरी तरह जकड़ रखा था। चंद्रेश उसे हजारों रुपये खर्च करने के लिए देती थी। जाहिर है यह पैसा डॉक्टर जैन का ही होता था और कौशिक चंद्रेश के पैसे के बल पर खूब ऐश करता। DSY टैक्सियों में घूमता, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में शामें गुजारता। मिलिट्री का एक साधारण हवलदार पैसे की चकाचौंध में बुरी तरह डूब गया। उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया, पैसे का भी और चंद्रेश के व्यक्तित्व का भी। उसने सोचा अगर चंद्रेश डॉक्टर जैन की पत्नी बन जाती है तो उसे चंद्रेश के माध्यम से इससे भी ज़्यादा धन मिलेगा। मगर विद्या जैन की हत्या कैसे और किससे करवाई जाए, यह सवाल राकेश
कौशिक को परेशान करने लगा। कोई साधारण आदमी तो हत्या जैसा अपराध करेगा नहीं। वैसे भी विद्या जैन इतनी महत्वपूर्ण महिला है कि उसकी हत्या करने वाले व्यक्ति में गजब का साहस होना चाहिए। अतः इस काम के लिए किसी व्यावसायिक बदमाश को ढूंढना चाहिए, राकेश ने सोचा। इसके साथ ही राकेश कौशिक ने अपने मतलब के आदमी की तलाश भी शुरू कर दी। उसने कई लोगों से पूछताछ की। एक व्यक्ति ने उसे जग्गी का नाम सुझाया, जो उन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। जग्गी चाहेगा तो उसकी समस्या सुलझ जाएगी। कौशिक ने जग्गी से मिलने का निश्चय कर लिया। एक दिन राकेश कौशिक ने अपने सहयोगी रामफल से थोड़ी देर के लिए छुट्टी मांगी। रामफल राकेश की ही बटालियन में था। कहो, क्या बात है? रामफल ने पूछा। मुझे तिहाड़ जेल में जग्गी से मिलना है, कौशिक का सहज उत्तर था। मगर जग्गी तो बदमाश आदमी है, तुम्हें उससे क्या काम है? रामफल की जिज्ञासा बढ़ गई थी। हाँ, मुझे पता है। तो फिर उससे क्यों मिलना चाहते हो? रामफल ने पूछा। मुझे एक पारिवारिक समस्या परेशान किए हुए है। बेहतर हो तुम कमांडो से मिलो, जो तुम्हें पुलिस की सहायता दिला देंगे, रामफल ने सुझाव दिया। कौशिक पहले तो चुप रहा, फिर उसने दूसरा ही सवाल रामफल से पूछा। मगर तुम जग्गी को कैसे जानते हो? मेरे गांव का ही एक बदमाश है, करण सिंह। उसी के माध्यम से मैं जग्गी के बारे में जानता हूँ, रामफल ने उत्तर दिया। अब कौशिक की रुचि करण सिंह में हो गई। उसने करण सिंह का पता पूछा तो रामफल ने बता दिया कि वह सिविल लाइंस के क्वार्टर में फूलदास के साथ रहता है। उस वक्त बात यहीं खत्म हो गई। मगर कौशिक ने निश्चय कर लिया कि वह शीघ्र ही करण सिंह से मिलेगा। शायद काम बन जाए। कुछ ही दिन बाद राकेश कौशिक सिविल लाइंस में फूलदास के क्वार्टर पर करण सिंह से मिला। राकेश कौशिक ने उसे बताया कि उसे रामफल ने भेजा है। किस लिए? करण सिंह अपने अक्खड़पन में बोला। कौशिक करण सिंह के करीब खिसक आया और आहिस्ते से बोला, मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो एक डॉक्टर की पत्नी का कत्ल कर सके। करण सिंह की आंखें बस एक पल के लिए चमकी। मैं इस पर सोचूंगा, उसने कुछ देर बाद कहा। फिर आने का वायदा करके राकेश कौशिक वहाँ से चला आया। यह घटना घटित होने के 10-12 दिन बाद राकेश फिर करण सिंह से मिलने पहुँच गया। इस समय उसके साथ चंद्रेश शर्मा भी थी। पहले यह बताओ कि कत्ल किसका करना है, करण सिंह का पहला प्रश्न था। राकेश कुछ बोलता कि इसके पहले चंद्रेश बोल पड़ी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उपयुक्त समय पर वह औरत तुम्हें दिखा दी जाएगी। राकेश ने भी चंद्रेश के उत्तर में अपनी हामी दे दी। करण सिंह कुछ सोचने लगा। उसे सोचते देख राकेश ने जेब से 1200 रुपये के नोट निकाले और उसके हाथ में रख दिए। यह रहा एडवांस, हम तुम्हें इस काम के लिए 20,000 रुपये देंगे, 10,000 पहले और 10,000 काम पूरा होने के बाद। तो बात पक्की रही ना? हम फिर 14 तारीख को आएंगे और तुम्हें 10,000 रुपये दे देंगे, राकेश ने करण सिंह से कहा। इसके बाद दोनों वहाँ से चले आए। ठीक उसी दिन यानी 14 सितंबर 1973 की रात 8 से 9 के करीब राकेश कौशिक व चंद्रेश शर्मा करण सिंह से मिले। उनकी भेंट सिविल लाइंस स्थित नगर निगम कार्यालय के एक खाली कमरे में हुई। लो, हम एडवांस ले आए हैं, राकेश ने बात शुरू की। करण सिंह चुप रहा, मगर चंद्रेश के हाथ हिले और उसने अपने पर्स से 100 के नोटों की एक गड्डी निकाली। गड्डी में पूरे 10,000 रुपये थे। उसने बिना कुछ कहे वह गड्डी करण सिंह के सामने रख दी। अब रात काफ़ी बीत चुकी है, हमारी अगली भेंट में हम हत्या की योजना बनाएंगे, कौशिक ने कहा और चंद्रेश को साथ लिए चला गया। इसके बाद कौशिक और करण सिंह की कई मुलाकातें हुई, मगर बेकार। हर बार करण सिंह हत्या की बात टाल जाता। बाद में वह कौशिक से बचने के लिए सिविल लाइंस छोड़कर कहीं और चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह पुनः सिविल लाइंस आया और फूलदास से मिला तो उसने उसे बताया कि कौशिक यहाँ बहुत चक्कर काटता है। वह कहता है कि करण सिंह को कह देना कि या तो वह काम करे या फिर पैसा लौटा दे। फूलदास के यह पूछने पर कि कौशिक उससे कौन सा काम करवाना चाहता है, करण सिंह ने उसे बताया, वह मुझसे एक स्त्री की हत्या करवाना चाहता है जो कि मैं करना नहीं चाहता। आखिर करण सिंह कौशिक से कब तक बचता? कुछ दिनों बाद कौशिक ने उसे फूलदास के क्वार्टर पर पकड़ ही लिया। तुमने काम नहीं किया, मेरा पैसा वापस करो, कौशिक गुस्से में चीखा। मगर करण सिंह कुछ नहीं बोला, बस हंसता रहा। उसे हंसता देखकर कौशिक गुस्से में पागल हो गया। दिल तो उसका यही कर रहा था कि इस बदमाश की गर्दन दबोच ले, मगर करण सिंह से उलझना उसने ठीक ना समझा। अलबत्ता उसने करण सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई। उधर करण सिंह भी कम थोड़ा ही था, उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया।
मैं पंचायत बुलाऊंगा और तुम्हें देख लूंगा, कौशिक ने धमकी दी और वहां से चला गया। कहते हैं कि करण सिंह ने वह 10,000 रुपये एक ट्रक खरीदने में लगा दिए। इस तरह विद्या जैन की हत्या कराने का पहला षड्यंत्र विफल गया। मगर चंद्रेश व कौशिक चुप होकर बैठने वाले नहीं थे। एक और विफल प्रयास। करण सिंह के दगा देने पर कौशिक दुखी तो बहुत हुआ, पर हताश नहीं। उसने सोचा, चूंकि उसने एक अपरिचित और व्यावसायिक आदमी को चुना, इसलिए रुपये भी गए और योजना भी गुड़ गोबर हो गई। व्यावसायिक आदमी का क्या भरोसा कि कब दगा दे दे। अतः उसने अपने परिचितों में से कुछ नाम सोचने शुरू किए। उसे कई नाम याद आए, मगर जचा एक भी नहीं। अचानक उसे रामकिशन मिस्त्री की याद आई। हाँ, वह ठीक रहेगा। रामकिशन कौशिक के गांव चरखी दादरी का रहने वाला है। वह उन दिनों चरखी दादरी में ही किर्लोस्कर एंड कंपनी में मैकेनिक था। कौशिक उसे अच्छी तरह जानता था। कौशिक को लगा कि जो काम करण सिंह नहीं कर पाया, वह रामकिशन जरूर कर देगा। उधर कौशिक पहले ही विद्या जैन की हत्या के अनुष्ठान को पूरा करने के लिए अपने दफ्तर से 5 नवंबर 1973 को 20 दिन की छुट्टी ले चुका था। 20 दिन यूं ही बीत गए, मगर विद्या जैन का बाल भी बाका न हो पाया। कौशिक को लगा कि उसे फिर छुट्टी लेना पड़ेगी। यह काम ही इतनी भागदौड़ चाहता है कि बिना छुट्टी लिए गुजारा नहीं होगा। उधर उसके पास छुट्टियां थी ही नहीं। अतः उसने एक बहाना सोचा। उसने अपनी बटालियन में एक तार दिखाया जिसके अनुसार उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अतः उसे 10 दिन की और छुट्टी मिल गई। कौशिक ने सोच लिया कि छुट्टियां खत्म होने के पहले ही विद्या जैन को इस दुनिया से विदा कर देना है। रामकिशन के बारे में निर्णय लेते ही कौशिक अपने गांव चरखी दादरी पहुंचा और उससे मिला। मुझे अपने ट्रकों के लिए रिंग्स खरीदने हैं, उन्हें बदलवाना भी है। तुम्हें मेरे साथ दिल्ली चलना होगा, कौशिक ने रामकिशन को कहा। रामकिशन का तो काम ही यह था। वह मान गया। 10 रुपये रोज खाना और बस का किराया, यह मेहनताना तय हुआ। रामकिशन ने अपनी कंपनी से 4 दिन की छुट्टी ली और कौशिक के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। 24 नवंबर 1973 को वे दिल्ली पहुंच गए। बस स्टॉप से कौशिक ने स्कूटर पकड़ा और रामकिशन को लिए हुए हौज काजी पहुंच गया। यहीं चंद्रेश शर्मा रहती थी। यह लो 5 रुपये, चाय पानी पी लो, मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतज़ार करना, कहकर कौशिक एक गली में चला गया चंद्रेश से मिलने। कुछ ही देर बाद कौशिक लौट आया। वे दोनों वहाँ से कमला मार्केट गए और एक पेट्रोल पंप पर खड़े खड़े रात 8 बजे तक किसी का इंतज़ार करते रहे, शायद चंद्रेश का। कौशिक को पता था कि डॉक्टर जैन चंद्रेश को इसी जगह पर उतारा करते थे। काफ़ी देर तक जब वहाँ कोई ना आया तो निराश हो कौशिक ने टैक्सी पकड़ी और दिल्ली कैंट चला गया। रामकिशन साथ ही था और उस रात रामकिशन कौशिक के साथ उसी के कमरे में सोया। अगली सुबह वे दोनों फिर हौज काजी पहुँचे। राकेश ने उसे मोड़ पर इंतज़ार करने के लिए कहा और खुद एक गली में चला गया। कुछ देर बाद वह लौटा और उसने रामकिशन को 40 रुपये थमा दिए। मेरे पास अभी ट्रक के पार्ट्स खरीदने का पैसा नहीं है, मुझे घर जाकर पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, कौशिक ने रामकिशन से कहा। तुम कैंट जाकर मेरे कमरे में आराम करो, कल मुझे फिर यहीं मिलना। इतना कहकर कौशिक चला गया और रामकिशन दिल्ली कैंट रवाना हुआ। अगले दिन लगभग 2 बजे रामकिशन को कौशिक उसी जगह मिला। दोनों वहीं खड़े कुछ देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद वहाँ एक युवा और आकर्षक महिला आ पहुँची। कौशिक उसे जरा परे ले गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। रामकिशन को जिज्ञासा हुई कि यह महिला कौन है। उसने कौशिक से पूछा, यह कौन है? यह मेरी संबंधी है, इनका नाम चंद्रेश शर्मा है। कौशिक ने उस महिला से रामकिशन का परिचय कराया। फिर वह तीनों चांदनी चौक के न्यू विंग रेस्तरां में चले गए। कौशिक और चंद्रेश शर्मा तो ऊपर की बालकनी में जा बैठे, जबकि रामकिशन वहीं नीचे हॉल ही में बैठ गया। जब वे तीनों रेस्तरां से निकले तो शाम हो चुकी थी। बिल चंद्रेश शर्मा ने अदा किया। चंद्रेश तो कहीं और चली गई, जबकि कौशिक रामकिशन की कंपनी बाग के निकट अपने एक संबंधी के यहाँ ले गया। रात भर वह दोनों वहीं रहे। अगले सुबह कौशिक व रामकिशन फिर हौज काजी पहुँचे। यहीं उनकी भेंट चंद्रेश शर्मा से हुई। तत्पश्चात तीनों एक चाय की दुकान में घुस गए, जहाँ से राकेश ने किसी को फ़ोन किया। लगभग 25 से 30 मिनट बाद वहाँ एक टैक्सी आ लगी जिसका नंबर था DLY 544। टैक्सी में 2 व्यक्ति थे। एक था ड्राइवर रामजी लाल और दूसरा व्यक्ति था टैक्सी का मालिक धर्मवीर मल्होत्रा। श्री मल्होत्रा ने राकेश से कुछ पैसों की मांग की और राकेश ने उन्हें 50 रुपये दे दिए। फिर वे पांचों लोग कनॉट प्लेस पहुँचे। वहाँ श्री मल्होत्रा
उतर गया। उसके बाद चारों कनॉट प्लेस के यार्क रेस्तरां में चले गए। चंद्रेश और राकेश तो बालकनी में चले गए, जबकि रामकिशन व रामजी लाल नीचे के ही हाल में बैठे रहे। लगभग 2 घंटे बाद चंद्रेश व कौशिक नीचे उतरे। चंद्रेश ने विदा ली और शेष तीनों मोतिया खान गए, जहाँ से कुछ देर बाद वे पुनः कनॉट प्लेस लौटे। यहीं कौशिक ने रामकिशन से कहा, पता है कि तुम्हें दिल्ली किस लिए लाया गया है? ट्रक के रिंग्स बदलवाने के लिए, रामकिशन का उत्तर था। अरे नहीं, कौशिक ने उसे बताया, चंद्रेश शर्मा एक डॉक्टर के मित्र है। हमें उसे उनकी पत्नी बनवाना है। इसके लिए डॉक्टर की पत्नी की हत्या करनी होगी और यह काम तुम्हें ही करना है। हत्या का नाम सुनते ही रामकिशन कांप सा गया। वह डरी डरी नज़रों से कौशिक की ओर देखने लगा। कौशिक ने उसे और डराते हुए धमकी दी, यदि तुमने यह काम नहीं किया तो तुम दिल्ली से वापस जिंदा नहीं जा सकोगे। तुम मुझे नहीं जानते, तुम असफल रहे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौशिक की यह धमकियां सुनकर रामकिशन और भी डर गया। अब उससे कुछ बोला ही ना गया। अब कौशिक ने रामकिशन को धन का लालच देते हुए फुसलाने की कोशिश की, यदि तुमने यह काम कर दिया तो मैं तुम्हें ढेरों रुपये दूंगा। देखो, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकता, रामकिशन ने रुआसे स्वर में कौशिक से कहा। इस पर कौशिक ने फिर अपनी धमकी दोहरा दी, अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। रामकिशन चुप रहा और कुछ सोचने लगा। वह डर गया था। कौशिक ने समझा कि उसकी धमकी काम कर गई है, अतः वह उसे बस स्टैंड पर ले गया और 40 रुपये थमाते हुए बोला, यहाँ से तुम सीधे गाजियाबाद जाओ, वहाँ घंटा भर के निकट राका की दुकान है, उससे एक चाकू खरीद लाओ। देखो, भागने की कोशिश व्यर्थ है। रामकिशन गाजियाबाद गया और नियत दुकान से 8 रुपये में एक चाकू खरीदकर वापस दिल्ली कैंट पहुंच गया। वह रात उसने कौशिक के कमरे में ही गुजारी। अगले दिन सुबह वह हौज काजी पहुंचा, जहां उसकी भेंट कौशिक व चंद्रेश शर्मा से हुई। तीनों एक दुकान में गए, जहां से कौशिक ने एक टेलीफोन किया। 1 घंटे बाद वहीं DLY 544 नंबर की टैक्सी आ पहुंची। इस बार भी ड्राइवर था रामजी लाल। इसके बाद वे चारों कनॉट प्लेस गए, जहां वे कुछ देर तक यार्क रेस्तरां में बैठे रहे। रेस्तरां से उठे तो चंद्रेश शर्मा अपने घर चली गई, जबकि शेष तीनों डिफेंस कॉलोनी पहुंचे। टैक्सी डॉक्टर जैन की कोठी से कुछ दूर पहले खड़ी कर दी गई। कौशिक ने रामकिशन को डॉक्टर जैन की कोठी दिखाते हुए कहा, इसे अच्छी तरह देख लो। तुम वहां नाले के पास खड़े होकर श्रीमती विद्या जैन की प्रतीक्षा करोगे। जब वह बाहर निकले तो चाकू से उसका काम तमाम कर देना। इसके बाद कौशिक और टैक्सी ड्राइवर रामजी लाल दोनों ने मिलकर रामकिशन को धमकाया कि यदि उसने काम न किया तो वह जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। रामकिशन बहुत डर गया था, फिर भी उसने निश्चय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर वह विद्या जैन की हत्या नहीं करेगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो। अतः वह चुपचाप डॉक्टर जैन की कोठी के निकट के नाले के पास खड़ा रहा। कुछ देर बाद कौशिक व रामजी लाल गुस्से में लाल पीले होते हुए उसके पास आए और रामकिशन को गालियां देने लगे। तुम यहाँ चुपचाप मुंह ताकते रहे, जबकि वह कोठी से निकलकर बाहर भी चली गई है। रामकिशन कुछ बोला नहीं। कौशिक उसे हाथ से धकेलता सा टैक्सी तक ले गया और वे सभी हौज काजी पहुँच गए। कौशिक टैक्सी से निकला और एक गली में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटा तो उसके साथ चंद्रेश शर्मा थी। चारों फिर कनॉट प्लेस गए और यार्क रेस्तरां में बैठे। वहाँ से वह रामाकृष्णपुरम के एक ज्योतिष के पास गए। वहाँ से वापस कनॉट प्लेस पहुँचे। चंद्रेश शर्मा ने दूसरी टैक्सी पकड़ी और चली गई। कौशिक ने पास ही की दुकान से रामजी लाल के लिए शराब का एक अद्दा खरीदा और तीनों 12 खंबा रोड पर स्थित एक ऊंची इमारत में घुस गए। कौशिक और रामकिशन तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए, जबकि रामजी लाल नीचे ही खड़ा रहा। कौशिक रामकिशन को एक कमरे में ले गया, जहां दीवार पर कुछ फ़ोटो लटक रही थी। उसमें डॉक्टर जैन राष्ट्रपति महोदय से खड़े होकर हाथ मिला रहे थे। देखो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर बहुत बड़े आदमी हैं, कौशिक ने रामकिशन के मन से भय निकालने के लिए उसे सांत्वना देते हुए कहा। मगर रामकिशन आश्वस्त नहीं हुआ। उसका डर निकला नहीं। उसने कौशिक के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। कौशिक ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और डॉक्टर जैन के ड्राइवर चौधरी को बुलाकर कहा, इनकी माँ के आँखों का ऑपरेशन होना है, तुम इन्हें डॉक्टर साहब की कोठी में रात सोने के लिए जगह दे देना। चौधरी ने हाँ कर दी। इसके बाद कौशिक रामकिशन को डॉक्टर जैन की कोठी में ले गया। रात रामकिशन ने डॉक्टर जैन की कोठी में ही गुजारी।
विदा होने से पहले कौशिक ने उसे इशारों में समझाया कि आज की रात में हर हालत में उसे काम पूरा कर देना है, यानी विद्या जैन को ख़त्म कर देना है। इससे बढ़िया अवसर हाथ न आएगा। मगर रामकिशन अपनी कोठरी में घुसते ही गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह जब रामकिशन की नींद खुली तो वह काफ़ी तरोताज़ा था। उसमें कुछ आत्मविश्वास भी आ गया था। उसने तय कर लिया कि उसे हर हालत में दिल्ली से भाग जाना चाहिए, नहीं तो कौशिक उसे छोड़ेगा नहीं। उसने डिफेंस कॉलोनी से बस पकड़ी और डिलाइट सिनेमा पर उतर गया, जहां से उसने बस स्टैंड पर जाने के लिए स्कूटर किया। मगर संयोग की बात थी कि हौज काजी के निकट कौशिक ने उसे स्कूटर पर जाते हुए देख लिया। कौशिक जोरों से चिल्लाया। स्कूटर रुक गया। कौशिक रामकिशन को गालियां देते हुए उसे हौज काजी के एक मकान के कमरे में ले गया। कमरे में घुसते ही रामकिशन कौशिक के पांव पर गिर गया और उससे प्रार्थना करने लगा कि उसे जाने दे। मगर कौशिक माना नहीं। तुम यहीं रहो, आज की रात तुम रामजी लाल के घर ही गुजारना। देखो, भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। और रामकिशन को रामजी लाल के घर ले जाया गया। कौशिक को अब लगने लगा था कि विद्या जैन की हत्या का काम रामकिशन के बस का नहीं। उसने टैक्सी ड्राइवर रामजी लाल से सलाह ली तो उसका भी यही ख्याल था। तुम इसे जाने दो, मैं इस काम के लिए तुम्हें एक अन्य व्यक्ति से मिलवाऊंगा, रामजी लाल ने कौशिक से कहा। कौशिक मान गया। अगले दिन ही कौशिक ने रामकिशन को दिल्ली से जाने को कह दिया। साथ ही यह धमकी भी दी, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें देख लूँगा। रामकिशन ने राहत की सांस ली और बस पकड़कर अपने गांव चरखी दादरी पहुंच गया। रास्ते में उसने चाकू एक नाले में फेंक दिया। इस तरह विद्या जैन एक बार फिर मौत को दगा देने में सफल हो गई। आखिरी दांव 25,000 में। रामकिशन के जाने के बाद कौशिक ने टैक्सी ड्राइवर रामजी लाल से पूछा, बताओ आप क्या करें? तुम मुझे कौन से आदमी से मिलवाने की बात कह रहे थे? अभी जल्दी क्या है, सब्र करो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, रामजी लाल ने कहा। नहीं, मुझे काम पूरा करवाना है और वह भी बहुत जल्दी। मुझे फ़ौरन उस व्यक्ति से मिलवाओ, कौशिक ने बेसब्री से कहा। कौशिक का बेसब्र होना वाजिब भी था। उसकी छुट्टियां 4 दिसंबर 1973 को ख़त्म हो रही थी और आज 1 दिसंबर हो चला था। अभी तक विद्या जैन जीती जागती इस दुनिया में मौजूद थी। कौशिक दृढ़ प्रतिज्ञ था कि हर हालत में छुट्टियां खत्म होने से पहले ही उसे काम पूरा कर देना है। उसे मालूम था कि अब आगे छुट्टियां नहीं मिलेगी। रामजी लाल ने कौशिक की बेसब्री देखी तो उसने तत्काल उसकी सहायता करने का निश्चय कर लिया। रामजी लाल भी अब कौशिक के साथ आ मिला था। यूँ रामजी लाल जी का राकेश कौशिक से पुराना परिचय था। वह भी धर्मवीर मल्होत्रा की टैक्सी कंपनी में DLY 544 नामक टैक्सी चलाता था। जैसे राकेश कौशिक उसे काफ़ी पहले अपने विश्वास में ले चुका था, मगर रामकिशन के भाग जाने के बाद उसने इस कांड में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। रामजी लाल जंगपुरा भोगल के निकट एक झोपड़ी में रहता था। वह जंगपुरा भोगल के ही एक अन्य व्यक्ति कल्याण गुप्ता को जानता था। उसका ख्याल था कि कल्याण गुप्ता कौशिक की समस्या को सुलझा देगा, अतः उसने उसी दिन कल्याण गुप्ता से बात की। कल्याण गुप्ता कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने कहा, मैं तुम लोगों को भागीरथ से मिलवाता हूँ, वह ज़रूर कोई ना कोई इंतज़ाम कर देगा। भागीरथ घौरी गांव बल्लभगढ़ में एक फॉर्म चलाता था। कल्याण गुप्ता से उसका परिचय काफ़ी पुराना था। वैसे भी कभी कभी कल्याण उसके फॉर्म पर ट्रैक्टर चलाया करता था। कल्याण गुप्ता राकेश कौशिक और रामजी लाल को भागीरथ के पास ले गया। राकेश कौशिक ने भागीरथ को सब कुछ बता दिया, साथ ही यह भी कि पहले वह करण सिंह व रामकिशन के मामले में किस तरह धोखा खा चुका है। बिना व्यावसायिक आदमी के काम चलेगा नहीं। मैं सेसोन गांव के 2 भाइयों को जानता हूं, वह यह काम कर सकते हैं। दोनों भाई बहुत ऊंची चीज़ है, पैसा बहुत मांगेंगे, भागीरथ बोला। पैसे की परवाह नहीं, तुम इस बात की चिंता मत करो कि पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ, बस आदमी भरोसे के होने चाहिए, कौशिक का उत्तर था। आदमी पक्के और भरोसे के हैं, भागीरथ ने कौशिक को आश्वासन दिया। और फिर भागीरथ उन्हें सेसोन गांव ले गया। सेसोन निवासी गांव करतार सिंह व उजागर सिंह आपस में भाई हैं। दोनों पक्के डकैत थे। कई बड़े बड़े अपराधों के साथ उनका नाम जोड़ा जाता रहा है। आसपास के इलाकों में उनका बड़ा दबदबा था। अब कौशिक करतार व उजागर से मिला तो उसे पक्का विश्वास हो चला कि ये दोनों भाई उसका काम करने का जिगरा रखते हैं। क्या तुम एक औरत की हत्या कर सकते हो? कौशिक ने उजागर से पूछा। यह भी कोई बड़ी बात है, लेकिन 25,000 रुपया लगेगा।
उजागर ने अपनी लाल लाल आंखों से कौशिक को घूरते हुए कहा। मुझे मंजूर है, तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो, कौशिक ने कहा। कुछ देर बाद रामजी लाल की टैक्सी में बैठे ये लोग दिल्ली के लिए रास्ता नाप रहे थे। 1 दिसंबर 1973 की रात को यह खूनी पार्टी दिल्ली पहुंची। 2 दिसंबर की सुबह करतार व उजागर को डॉक्टर जैन की कोठी दिखा दी गई। उन्हें विद्या जैन का हुलिया भी समझा दिया गया। योजना यह थी कि जब श्रीमती विद्या जैन कोठी से बाहर निकलेगी तो काम पूरा कर दिया जाए, यानी विद्या जैन की हत्या कर दी जाए। करतार व उजागर कुछ देर तक कोठी के आसपास के इलाके का जायजा लेते रहे। अंततः उन्होंने एक उपयुक्त जगह ढूंढ ली जहां विद्या जैन की हत्या की जा सकती थी। उसके बाद वे वापस लौट आए। उसी दिन शाम को करतार व उजागर को फिर डिफेंस कॉलोनी ले जाया गया। उस समय करतार के पास एक पिस्तौल व उजागर के पास एक चाकू था। दोनों भाई डॉक्टर जैन की कोठी के पास वाले नाले की दीवार पर बैठ गए और विद्या जैन का इंतजार करने लगे कि कब वह कोठी से बाहर निकले और कब उसकी हत्या कर दी जाए। मगर विद्या जैन उस दिन घर से बाहर निकली ही नहीं। लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद करतार व उजागर चले आए। इस तरह विद्या जैन की जिंदगी का एक दिन और बढ़ गया। अगले दिन अर्थात 3 दिसंबर 1973 को करतार व उजागर फिर डॉक्टर जैन की कोठी पर पहुंचे और बाहर खड़े खड़े विद्या जैन का काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। मगर विद्या जैन को जाने क्या हो गया था कि वह घर से बाहर निकल ही नहीं रही थी। काल उन्हें बाहर घसीटता मगर जीवन उन्हें अंदर ही पकड़े रहता और विद्या जैन कोठी के भीतर ही रही। उनकी छाया तक बाहर नहीं आई। जब करतार व उजागर को लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है और विद्या जैन की कोठी से बाहर निकलने की कोई आशा नहीं है, तो वे चले आए। 2 दिनों की असफल कोशिशों ने राकेश को बहुत परेशान कर दिया था। कल अर्थात 4 दिसंबर 1973 को उसकी छुट्टियां खत्म हो रही थी। उसने सोच लिया कि कल हर कीमत पर विद्या जैन को घर से बाहर निकलवाना ही है। उधर करतार व उजागर भी परेशान हो गए थे। उन्हें मामला कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा था। उन्होंने साफ शब्दों में कौशिक से कह दिया कि कल किसी भी तरह विद्या जैन को घर से बाहर निकलवाओ, देर होने से काम बिगड़ जाता है। यह सब देखकर कौशिक ने निश्चय कर लिया कि कल यानी 4 दिसंबर 1973 को विद्या जैन को घर से बाहर निकालना ही है, इसके लिए चाहे कितना भी जोखिम उठाना पड़े। और 3 दिसंबर की वह रात बड़ी तेज़ी से बीतती जा रही थी। विद्या जैन सपनों की नींद सोई हुई थी। उसे क्या पता था कि आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात है। आज के बाद उसे फिर रात का सुख ना मिलेगा। उधर काल के पंजे सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह सुबह मूड बिगड़ा। आज दिन था 4 दिसंबर 1973। डॉक्टर जैन बिस्तर से उठे तो उनका सारा बदन दर्द कर रहा था। रात वह काफ़ी देर घर लौटे थे। सोने से पहले उन्होंने ब्रांडी का एक बड़ा पैक चढ़ा लिया था। नहा धोकर जब वह नाश्ते की मेज पर पहुंचे तो उनकी पत्नी उनका इंतज़ार कर रही थी। दोनों लड़के पहले ही जा चुके थे। विद्या जैन भी आज काफ़ी गंभीर थी, जाने क्यों। इस बीच नाश्ते की मेज पर डॉक्टर जैन के मित्र राम सिंह व उसकी अमेरिकन पत्नी किरण बाई और राम सिंह का भांजा भी आ गया। राम सिंह उज्जैन से अपने पेट का इलाज करवाने दिल्ली आए हुए थे और वे लोग डॉक्टर जैन के यहाँ ही ठहरे हुए थे। अतिथियों के बीच आ जाने से पति पत्नी के बीच एकाध औपचारिक बात हुई, वरना वह चुप ही रहे। डॉक्टर जैन राम सिंह से बातचीत करने में मशगूल हो गए। इधर उधर की बातें होती रही। डॉक्टर, आज हम लोग आपके क्लिनिक चलेंगे आपके साथ, राम सिंह ने कहा। डॉक्टर जैन चाहते हुए भी अपने अतिथि को टाल न सके। कुछ सोचते हुए उन्होंने हाँ कर दी। नाश्ते के बाद डॉक्टर जैन अपने कमरे में कपड़े बदलने चले गए। पीछे पीछे विद्या जैन भी आ गई। जाने दोनों में क्या बात हुई कि कुछ देर बाद सारी कोठी में विद्या जैन की कर्कश आवाज़ गूंजने लगी। डॉक्टर ठहरे नहीं और जल्दी जल्दी बाहर निकल आए। कार के पास पहले ही राम सिंह आदि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। डॉक्टर का बिगड़ा मूड देखकर किसी को भी कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। कार 6 आदमी को लिए हुए चांदनी चौक की ओर चल पड़ी। डॉक्टर जैन, उनका ड्राइवर चौधरी, एक अन्य नौकर, राम सिंह व उसका भांजा और किरण बाई डॉक्टर जैन के साथ ही गए थे। रास्ते भर डॉक्टर अत्यंत गंभीर रहे। वह चेहरे से अत्यंत दुखी लग रहे थे। उन पर एक रंग आता एक जाता। ओह, यह भी कोई जीवन है। जब डॉक्टर जैन क्लिनिक पहुंचे तो वहां पहले से ही काफ़ी मरीज बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। मुझे आज कुछ ऑपरेशन करने हैं, तुम लोग कहीं घूम फिर आओ, डॉक्टर जैन ने अपने अतिथि राम सिंह से कहा।
और राम सिंह उनका भांजा व किरण बाई लाल किला देखने चले गए। अब तक डॉक्टर जैन कुछ संयत हो चुके थे। क्लिनिक में घुसते ही डॉक्टर जैन एक डॉक्टर बन चुके थे। वह मरीजों में व्यस्त हो गए। अचानक जोर जोर से टेलीफोन की घंटी बजने लगी। डॉक्टर ने बड़े अनमने ढंग से फ़ोन उठाया, मगर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वह आवाज़ किसी महिला की थी। लगभग 2-3 मिनट तक डॉक्टर जैन फ़ोन पर हाँ हाँ क्यों नहीं आदि करते रहे। जब डॉक्टर जैन ने फ़ोन रखा तो उनका चेहरा यकायक गंभीर हो उठा। पता नहीं क्यों। रेस्तरां की मुलाकात। चांदनी चौक दिल्ली के व्यस्त बाजारों में से एक है। सारा दिन यहाँ भीड़ रहती है, मगर यहाँ ढंग के रेस्तरां काफ़ी कम है। पता नहीं, शायद यहाँ के लोगों को रेस्तरांबाजी का इतना शौक नहीं, ऐसी बात नहीं। लोग शाम को रेस्तरां में खूब आते जाते हैं, मगर कनॉट प्लेस के। फिर भी चांदनी चौक में कुछ रेस्तरां हैं जो आमतौर पर बाजार में खरीद फरोख्त करने आए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। स्टेट बैंक बिल्डिंग के पास एक रेस्तरां है, न्यू विंग रेस्टोरेंट, काफ़ी व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला। यही न्यू विंग रेस्टोरेंट विद्या जैन हत्याकांड में बहुत चर्चित हो गया। वैसे विद्या जैन हत्याकांड के बाद यह रेस्तरां बंद हो गया था। आजकल यहाँ एक बैंक खुल रहा है। 4 दिसंबर की शाम थी। समय रहा होगा लगभग 4:30-5 बजे के बीच का। रेस्तरां के अंदर एक तरफ 7 आदमी बैठे फुसफुसा रहे थे। एक चेचक के दाग वाले व्यक्ति के होठ हिलते और शेष लोग सिर हिला देते। चर्चा का विषय क्या था यह कोई नहीं जानता। वेटर सतीश चंद्र उन्हें सर्व कर रहा था और एक दूसरा वेटर कृष्णलाल कभी कभी उसकी सहायता कर देता था। उन 7 में से चेचक के दाग वाला युवक व एक आकर्षक महिला उन वेटरों की पूर्व परिचित थी, अतः वे बड़े मनोयोग से उनकी सेवा कर रहे थे। आइए इन 7 का परिचय करा दें। चेचक के दाग वाला युवक था राकेश कौशिक। वह आकर्षक महिला थी चंद्रेश शर्मा। अन्य लोग भागीरथ, रामजी लाल, कल्याण गुप्ता, करतार सिंह व उजागर सिंह। चंद्रेश बार बार अपनी कलाई में बंदी घड़ी को देख रहा था। चंद्रेश बार बार अपनी कलाई में बंदी घड़ी को देखती। शायद उसे किसी का इंतजार था, पर किसका? यह कौन था जिसे आना था? कहते हैं कुछ देर बाद रेस्तरां में डॉक्टर जैन ने प्रवेश किया। एक क्षण गेट पर खड़े होकर उन्होंने इधर उधर देखा, फिर सीधे उस मेज की ओर लपक गए जहां वे 7 बैठे थे। इधर डॉक्टर ने कुर्सी संभाली तो राकेश कौशिक उनके और करीब खिसक आया। वह डॉक्टर जैन के कानों में कुछ देर तक कुछ खुसफुसाता रहा और डॉक्टर जैन चुपचाप उसे सुनते रहे। कौशिक ने इधर अपनी बात समाप्त की तो डॉक्टर जैन उजागर सिंह को देखते हुए उससे मुखातिब हुए। घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें पूरा इनाम दिया जाएगा, और रही केस की बात तो मैं केस को संभाल लूँगा। यह कहकर डॉक्टर जैन ने महात्मा बुद्ध की सी मुद्रा में ऊंचा हाथ किया और उठ खड़े हुए। डॉक्टर जैन के उठते ही चंद्रेश भी उठ खड़ी हुई। दोनों एक साथ रेस्तरां से बाहर निकले। इस समय शाम के 5 बजे से अधिक का वक्त था। रेस्तरां से निकलकर डॉक्टर जैन सीधे अपने क्लिनिक पहुंचे। चंद्रेश उनके साथ थी। डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और ठीक उनके सामने बैठ गई चंद्रेश शर्मा। कुछ पल डॉक्टर जैन अपनी प्रेमिका की आंखों में देखते रहे। चंद्रेश मुस्कुरा रही थी, जबकि डॉक्टर जैन जरा विचलित से थे। चंद्रेश ने डॉक्टर जैन का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से दबा दिया। डॉक्टर जैन के रक्त में जैसे उबाल आ गया। वह फिर पहले जैसे तरोताज़ा हो गए। डॉक्टर जैन ने अपनी कोठी का नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बुद्ध बताते हुए डॉक्टर जैन ने फ़ोन रख दिया। अब फिर मिलाओ, चंद्रेश ने आग्रह किया। डॉक्टर जैन ने पुनः नंबर डायल किया। 1 आध मिनट के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। उधर से एक पुरुष की आवाज़ आई। डॉक्टर जैन आवाज़ पहचान गए। वह प्रेम गुप्ता था। यह मेरी अनुपस्थिति में घर में क्या कर रहा है? डॉक्टर जैन बुदबुदाए। खुदा की मार तुम पर। फौरन मिसेज जैन को बुलाओ, उन्होंने कहा। कुछ देर बाद उधर से एक महिला की आवाज़ आई। वह अत्यंत थकी थकी और अलसाई सी थी। कहो,
क्या कहना है? विद्या जैन ने पूछा। देखो, तुम शाम को 7 बजे तक तैयार रहना। मैं यहाँ से सीधे पहुँच रहा हूँ, हमें कहीं चलना है। मगर डार्लिंग, शाम को तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम हर हालत में शाम को 7 बजे तक तैयार रहना, डॉक्टर जैन ने थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा और फ़ोन रख दिया। उनके फ़ोन रखते ही चंद्रेश के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। इतने में राम सिंह, उसका भांजा व किरण भाई भी घूम फिर कर क्लिनिक आ पहुँचे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जैन की क्लिनिक से कार स्टार्ट हुई। कार में कुल 6 लोग सवार थे। अगली सीट पर ड्राइवर चौधरी, डॉक्टर जैन और चंद्रेश शर्मा। पिछली सीट पर थे राम सिंह, उसका भांजा और किरण बाई। इस समय शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। सड़कों पर बत्तियां जल उठी थी। काफ़ी अंधेरा हो आया था। वक्त की सुइयां उस दिन मानो बड़ी तेज़ी से खिसक रही थी। जैसे ही कार डिफेंस कॉलोनी पुल के पास पहुंची कि डॉक्टर जैन ने अपनी अतिथि राम सिंह से कहा, हमें ज़रा थोड़ी देर के लिए कहीं और जाना है, कृपया आप लोग यहीं उतर जाइए और घर को पहुंचिए, हम भी शीघ्र ही आ रहे हैं। अतः राम सिंह, उसका भांजा तथा किरण बाई वहीं उतर गए। थोड़ा आगे जाकर डॉक्टर जैन ने अपने ड्राइवर चौधरी को भी उतार दिया। तुम जरा खाना खाकर घर पे चले आना। यह कहते हुए डॉक्टर जैन ने कार स्टार्ट कर दी। अगले ही क्षण कार एक झटका लेकर आगे बढ़ गई। एकांत पाते ही चंद्रेश डॉक्टर जैन से सट गई। उसके गर्म जिस्म ने डॉक्टर जैन की रगों में उबाल ला दिया। उनका एक हाथ व्हील पर था तो दूसरा चंद्रेश की पीठ पर। चंद्रेश का एक हाथ डॉक्टर के कंधे पर था तो दूसरा जांघ पर। पुल के पार एक क्षण के लिए डॉक्टर जैन ने कार रोकी और रात के अंधेरे में दो बदन आपस में मिल गए। बाहर ठंड बढ़ रही थी मगर कार की फिजा गर्म हो चुकी थी। आसपास के उस सुरमई अंधेरे में कुछ सिसकारियां तैर गई। कुछ ही क्षणों बाद कार फिर खिसक पड़ी। अपनी कोठी से कुछ दूर जाकर डॉक्टर जैन ने चंद्रेश शर्मा को उतार दिया और चंद्रेश कार से उतरकर रात के अंधेरे में कहीं विलीन हो गई। डॉक्टर जैन ने अपनी कार आगे बढ़ाई और अपनी कोठी के पास पहुंच गए। उस दिन उन्होंने अपनी कार पड़ोसी श्रीमती शीला खन्ना के घर के आगे खड़ी की। उस वक्त वहां अंधेरा छाया हुआ था। डॉक्टर जैन पैदल चलकर कोठी की ओर बढ़े। उन्होंने फाटक खोला और भीतर प्रवेश करते चले गए। आसपास अंधेरा छाया हुआ था मगर कोठी के कुछ कमरों में रोशनी थी। सामने पोर्टिका में एक बल्ब टिमटिमा रहा था। रोशनी और अंधेरे की परछाइयों में लिपटी वह D291 नंबर की कोठी उस समय काफ़ी भयानक लग रही थी। लगता था उस कोठी को भी इस बात का इल्म हो चुका था कि इस वक्त कोई गंभीर और ख़तरनाक योजना बन रही है और उसका अंजाम देने का वक्त हो चला है।